की में गंगाधर राव, झांसी की रानी जो थी, मनुबाई जान का नाम था। किताब आप लोग छोटे क्लासों में मनुबाई के नाम से आता था और टीवी सीरियल में भी आया था, इसलिए खूब जानते होंगे आप लोग। तो इनके पति का नाम था गंगाधर राव। तो इनके पति की मृत्यु हो गई थी गंगाधर राव की, तो इन्होंने एक पुत्र को, दत्तक पुत्र दामोदर राव को जो गोद लिया था। और डलहौजी की अपहरण नीति से ये बात थी कि गोद नहीं ले सकता, जिसके कोई संतान नहीं उसका राज्य ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा, सीधे उसके अधीन कर लिया जाएगा। तो उनको गोद लेने के लिए जैसे अधिकार नहीं मिला, इसलिए उन्होंने विद्रोह में अपने को शामिल किया था। और 5 जून 1757 को वहां विद्रोह प्रारंभ होता है और 23 मार्च 58 को ह्यूरोज नाम जो अंग्रेज वो थे सैनिक कमांडर ह्यूरोज वहां जाते हैं और वहां पे उनको उससे युद्ध होता है। 8 दिन तक युद्ध होता है और इसके बाद रानी शत्रुसेना से घिर जाती है और इसके बाद उनकी हार हो जाती है। तो ये सीधी सी बात इसकी कहानी है कि रानी जो है मई 1858 को उनकी जो है रानी की मृत्यु हो जाती है। इस तरह ग्वालियर प्रतिष्ठा हो जाता है। ग्वालियर में इनकी समाधि बनी हुई है। अब ये होता है प्रश्न आपका कि झांसी से इसका नेतृत्व किसने किया था? तो झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। प्रश्न ऐसे आता है। और एक प्रश्न और आता है कि रानी लक्ष्मीबाई से लड़ने के लिए सैनिक कमांडर कौन था? तो सर ह्यूरोज नाम का सैनिक कमांडर था। उसने बोला था, जब झांसी की रानी की मृत्यु हो जाती है, वो सिर्फ पड़ी रहती है, तो वो कहता है कि इन सैनिकों में एकमात्र मर्द यही है जो सोई हुई महिला है। मतलब उसकी बहादुरी से इतना प्रभावित हुआ था वो ह्यूरोज। तो ये बात थी कि झांसी की रानी। झांसी से आते हैं हम बिहार में। बिहार में कोई बताइए, आप लोग पढ़े होंगे, बताइएगा जरा, बिहार से कौन लड़े थे? कुंवर सिंह। हाँ, कुंवर सिंह बिहार से जगदीशपुर के जमींदार थे। जगदीशपुर के जमींदार थे। उम्र उनकी थी 70 साल और 70 साल की उम्र थी। उन्होंने उनका जैसे अंग्रेजों ने उनकी जमींदारी छीन लिया था तो उनको भी इस बात का विद्रोह मतलब विरोध था अंग्रेजों से। तो जैसे ही विद्रोह शुरू होता है तो उन्होंने भी विद्रोह कर दिया वहां जगदीशपुर के। तो प्रश्न देखिए, बिहार लिखता है तो भी कुंवर सिंह, कभी जगदीशपुर लिखता है तो भी कुंवर सिंह लिखिए। मतलब वो उनका स्थान प्रॉपर जगदीशपुर था, वहां जहां के जमींदार थे। तो उन्होंने भी वहां पे विद्रोह जो है किया था और वहां से युद्ध किया और बढ़ बढ़ के इधर आजमगढ़ तरौलिया तक आए थे। आजमगढ़ वाले जाने जो आजमगढ़ के हैं कि अब तरौलिया तक आए थे कुंवर सिंह लड़ते हुए। और फिलहाल उनको मतलब ये कुंवर सिंह को पकड़ नहीं पाए थे। बाद में उसी समय उनकी मृत्यु भी हो जाती है, घायल हो जाते हैं और पराजित भी होते हैं और घायल होते हैं और 26 अप्रैल को उनकी मृत्यु हो जाती है। ये कुंवर सिंह के बाद इनके भाई अमर सिंह कुछ दिन विद्रोह का नेतृत्व संभाले, लेकिन विद्रोह अमर सिंह का कुछ खास नाम नहीं आता है परीक्षाओं में, तो हमें सिर्फ कुंवर सिंह को जानना है। इसके अलावा बहुत ऐसे स्थान थे जहां पे 1857 के विद्रोह हुए थे। कुछ खास खास स्थान आप लोग नोट करिएगा, मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि यही मिलाने को आता है। कुछ महत्वपूर्ण है जिनको हम बता दे रहे हैं और उसमें अति महत्वपूर्ण हम एक क्रम से बताएंगे। कुछ जो कम महत्वपूर्ण हो बाद वाले समझिएगा, लेकिन शुरुआत के 5-6 बहुत जरूरी है। जैसे सीधे सीधे दिल्ली। दिल्ली से कौन थे? दिल्ली का नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली में नेतृत्व हुआ था वही बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ठीक है। 2 बातें, बहादुर शाह जफर को आप याद रखिएगा दिल्ली से, ठीक है। और वो वहां के थे, क्या कहते हैं मतलब, और लेकिन उनके साथ देने के लिए एक बख्त खान थे, ठीक है। बख्त खान, तो आप जैसे उन्होंने बख्त खान ही लड़े थे, बहादुर शाह नहीं लड़े थे। तो दोनों लोगों को दिमाग में रखिएगा कि कभी कभी बख्त खान लिख सकता है दिल्ली के लिए, कभी बहादुर शाह जफर भी लिख सकता है। तो हो गया दिल्ली। अब लखनऊ से बेगम हजरत महल, 2 हो गया। कानपुर से नाना साहब, तात्या टोपे,
इन लोगों को लिखना है। कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, कभी कभी ग्वालियर से तात्या टोपे लिख सकता है क्योंकि ग्वालियर में ही इनको पकड़ा गया था, और झांसी और कानपुर और झांसी ग्वालियर ये सब एक रोड पे थे, तो उन लोगों का प्रश्न। तो कानपुर से नाना साहब, ग्वालियर लिख दे तो तात्या टोपे, या कानपुर में तात्या टोपे, दोनों को एक साथ देख देगा। एक साथ दोनों नहीं देगा, ऐसा करके क्या फंस जाए आदमी। दूसरा प्रश्न आता है कि झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, मनु। बिहार में लिख दे या जगदीशपुर लिखे तो कुंवर सिंह। इलाहाबाद में बहुत ज्यादा जो है उसकी घटनाएं नहीं होती है, लेकिन ये कि इलाहाबाद में नाम आता है बार बार में, तो मौलवी लियाकत अली, इलाहाबाद से मौलवी लियाकत अली। अवध लिखे या फैजाबाद लिखे तो मौलवी अहमदुल्लाह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह। बरेली से खान बहादुर खान। ये इतने लोग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो जिनके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो है इतना तो एकदम आप एक तरफ से रट लीजिएगा। बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, झांसी, लखनऊ, दिल्ली, इसमें तो आपको एक भी नहीं भूलना है। अगर 1857 की क्रांति से प्रश्न आपको सही करने हैं तो बिल्कुल नहीं भूलना। इसके अलावा मैं बोल दे रहा हूं, जिसके समझ में आए लिख सकता है। जैसे आसाम से, यहाँ आसाम का भी याद कर लीजिएगा, आसाम भी महत्वपूर्ण है। आसाम से कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त, दीवान उनके थे मनीराम दत्त, तो दीवान मनीराम दत्त का बड़ा नाम आता है। आसाम से कंदरपेश्वर सिंह और मनीराम दत्त, ये दोनों लोग राजा थे, उनके दीवान थे। और इसके अलावा गोरखपुर से गजाधर सिंह, मथुरा से देवी सिंह, मेरठ से कदम सिंह, राजस्थान से जयदयाल हरदयाल। कुल्लू पहाड़ी है, कुल्लू पहाड़ी बताएंगे कोई कहाँ है? तो कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में। जैसे राजा प्रताप सिंह, और उड़ीसा से सुरेंद्र शाही, उज्जवल शाही। तो ये नाम है, लेकिन महत्वपूर्ण नाम हमने जो बताए हैं वो आपको बरेली, फैजाबाद, इलाहाबाद, कानपुर, ग्वालियर, लखनऊ, दिल्ली, इसको आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे, चाहे जैसे रट लीजिएगा। यही से 1857 के प्रश्न एकदम सीधे सीधे आते हैं। और अब प्रश्न ये भी आता है कि जी सर बरेली का किसको बताया? बरेली से है खान बहादुर खान, खान बहादुर खान बरेली से है। दिल्ली में आप जो है बहादुर शाह जफर के साथ साथ बख्त खान को भी याद कर लीजिएगा। कभी बख्त खान देता है तो आदमी कंफ्यूज होता है, क्योंकि असली लड़ाई वही बख्त खान लड़े थे। अब प्रश्न आता है कि ये विद्रोह असफल क्यों हो गया? विद्रोह असफल क्यों हो गया, इसकी असफलता का क्या कारण था? तो विद्रोह की असफलता का कई कारण था कि जैसे विद्रोह का सीमित स्वरूप में होना, कि मतलब विद्रोह जो है अखिल भारतीय रूप धारण नहीं कर सका था। विद्रोह का एक सीमित एरिया में ही विद्रोह रहा, पूरा जो है हर जगह नहीं। जैसे सिर्फ मतलब जैसे विद्रोह बहुत बंगाल में कुछ ही छावनियों तक गया और उसको कंट्रोल कर लिया गया, पूरे बंगाल में नहीं फैला। वो खास करके उत्तर भारत में फैला रहा, इसलिए सफल नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि जब एक जगह, देखिए मैं पूरी मतलब ये आपको इससे उसका परिदृश्य दिखा रहा हूँ कि अगर ये हर जगह विद्रोह एक साथ फैला होता तो वहां ब्रिटिश सेना को हर जगह दबाने के लिए जो है काम करना पड़ता, इससे सफलता मिल जाती। हुआ क्या कि एक जगह विद्रोह होता था, तब ब्रिटिश को सूचना पहले पहुंचती थी, आम जनता को सूचना बाद में पहुंच पाती, क्योंकि उनकी कनेक्टिविटी दूसरी थी। हमारे यहाँ तो जनता द्वारा जाती थी, आज की तरह जो टेलीफोन वगैरह तो थे नहीं संचार के साधन कि जल्दी से पहुंच जाए। तो उनको सूचना मिली क्योंकि उनकी अपनी हॉटलाइन थी, तो उस हिसाब से वो पहुंचते थे। और इसके बाद उनको सूचना मिली, वहां से सेना आ गई। जहां से सेना भेज रहे हैं वहां विद्रोह है ही नहीं,
तो अगर विद्रोह वहां भी होता तो वहां की सेना वहां रहती, यहाँ की सेना यहाँ रहती, तो सहायता नहीं पहुंच पाती। विद्रोहियों को सहायता नहीं पहुंच पाई और उनको दूसरी जगह से सेना आकर के यहाँ कब्जा कर लेती। तो सीमित स्वरूप होने का ये जो दुष्परिणाम हुआ कि ब्रिटिश को हर जगह अपनी सेना से द्वारा दूसरे विद्रोह दबाने में सफलता मिली। तो मद्रास एकदम अछूता रहा। तो ये मद्रास जो है मतलब वहां पे तो हुआ ही नहीं। इस तरह से दक्षिण भारत, पंजाब में भी नहीं हुआ। ये कुछ एरिया ऐसी थी जहां पर जो है खास करके उत्तर भारत में ये शामिल था, इसलिए कह रहे कि बंगाल, पंजाब और कश्मीर, उड़ीसा दक्षिण भारत में फैल ही नहीं पाया, इसलिए सीमित स्वरूप में रह गए और राज कर रहे हैं तब से। ये सब उनके एजेंट थे उस समय, और बाद में भी अंग्रेजों का साथ ही ये लोग दे रहे थे। लेकिन जैसे ही इनके दिमाग में आया कि सत्ता बदलने वाली है, अब हमारा काम खत्म हो रहा, तुरंत इन लोगों ने पार्टियों में शामिल कर दिया स्वयं को, और आप देखिए आज भी सत्ता में है। तो खैर हम पॉलिटिक्स पे नहीं बात करेंगे, फिर भी मैं बता रहा हूँ कि सिंधिया शुरू से शातिर थे। तो इसके बाद नेपाल में भी कुछ खास नहीं, नेपाल में भी साथ नहीं आया उधर से। हैदराबाद में, भोपाल में, यहाँ से जानते हैं इन सब जिन स्थानों का मैं नाम ले रहा हूँ, इन स्थानों से अंग्रेजों को भरपूर मदद मिली। आप विद्रोह की बात छोड़िए, वहां के जो प्रतिनिधि थे उन लोगों ने अंग्रेजों को खूब मदद किया था। तो इस कारण से भी जो है असफल हो गया। और नेतृत्व का अभाव, देखिए एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि नेतृत्व का अभाव। तो नेतृत्व का अभाव बहुत सबसे महत्वपूर्ण था, क्योंकि कोई नेता नहीं था ऐसा जिनको विद्रोहियों ने अपना नेता बनाया। वो 70 साल का व्यक्ति था और वो खुद ही अपने आप को मतलब जैसे जब उनके यहाँ बात पहुंचती है कि वो कहते हैं कि हमको जो है हम अपना सम्राट घोषित करते हैं, तो वो खुद ही समझ नहीं पाया कि अरे मैं क्या करूं, हाँ करूं कि ना करूं। तो नेतृत्व तो एक नहीं था, और नेतृत्व का अभाव और संगठन का अभाव था। मतलब कोई एक निश्चित योजना नहीं थी। ये भले लोग कहते हैं, बहुत सारी बातें आती हैं कि रोटी और ये कमल का फूल क्या क्या गांव गांव घुमाया गया था। हो सकता है किसी की ऐसी योजना रही हो विद्रोह करने की एक साथ की, लेकिन इसको स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि ये गांव गांव घूम करके बात पहुंचाई गई थी। अगर कुछ योजना किसी की रही भी होगी तो इसके स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। अगर योजना रही होती तो एक साथ एक समय पर हर जगह विद्रोह हुआ होता। उत्तर भारत की ही अगर सोच लीजिए, तो उत्तर भारत में ही अगर एक साथ और एक समय पर विद्रोह हुआ होता तो भी अंग्रेजों के लिए मुसीबत हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि ये कोई संगठन का संगठित विद्रोह नहीं था और कोई एक नेतृत्व नहीं कर पाया। तो इस तरह से नेतृत्व का भी अभाव था। और निश्चित उद्देश्य, मेन बात और आती है कि निश्चित उद्देश्य जो था इनका नहीं था। निश्चित उद्देश्य से मतलब है कि आपको जैसे मैं बताऊं कि बहादुर शाह जफर किस लिए लड़ रहे थे। बहादुर शाह जफर तो विद्रोह में शामिल ही नहीं थे, उनको जबरदस्ती शामिल कराया गया था और उनको लोगों ने नेतृत्व दिया था, वो चलिए हो गए। दूसरी चीज, नाना साहब क्यों लड़ रहे थे? नाना साहब इसलिए लड़ रहे थे कि उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी। अगर अंग्रेज उनको पेंशन उनकी बहाल कर दिए होते तो वो अंग्रेजों के साथ हो जाते। झांसी की रानी क्यों लड़ रही थी? उनको बच्चे का दत्तक पुत्र लेने का अधिकार था। झांसी की रानी अंत तक सौदेबाजी, जैसे झांसी की रानी बहादुर थी, इसमें कोई शक नहीं है, और हमारे यहाँ बड़ी वीरांगना और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक मानी जाती है, ये भी सही है। लेकिन अगर ये वास्तविकता ये है कि अगर झांसी की रानी को दत्तक पुत्र लेने का अधिकार मिल गया होता तो झांसी की रानी इस युद्ध में शामिल न होती और अंग्रेजों के साथ रहती। आखिरी समय तक वो सौदेबाजी में लगी रही कि हमें इस अधिकार दे दीजिए, हम आपका साथ देंगे, आप हमें अधिकार दे दीजिए, हम आपका साथ देंगे। तो इस तरह से एक निश्चित उद्देश्य किसी का मतलब जैसे वो नहीं था कि हाँ हमको अंग्रेजों को भगाना है, यहाँ से हटा देना। ऐसा होता तो कोई एक व्यतीत करता, एक उद्देश्य होता, ऐसा नहीं था। चलिए ठीक है, फिर भी अलग अलग उद्देश्य के साथ ही हम जो ये संघर्ष शुरू हुआ तो अंग्रेजों हिल गए। तीसरा बात है कि सीमित साधन थे अंग्रेजों के पास। तोपें थी, हमारे यहाँ परंपरागत जो है तलवार थे, भाले थे, और इस तरह से उनके पास राइफलें थी।
जिससे वो लोग लड़ जाते थे। दूसरी चीज की साधन के रूप में माने तो कनेक्टिविटी, मैंने शुरू में चर्चा की था कि रेलवे तो उनके पास था, सैनिक यहाँ से वहां पहुंच जाते थे। हमारे यहाँ जो विद्रोही थे, विद्रोहियों को अपने हाथ में पैदल या घोड़े से जाके आगे बढ़ना होता था। इनके पास रेलवे था, तार था, टेलीग्राम यहाँ से दिल्ली पहुंचता था, तुरंत सूचना तो 5 मिनट में होती थी, वहां से सेना चल देती थी, सहायता पहुंच जाती थी। समुद्री मार्ग इनके पास था, जहाजें थी इनके, सॉरी नाव थी इनके पास इस तरह की, जिससे वो लोग तुरंत इधर से उधर कनेक्ट हो जाते थे। तो इस तरह से अंग्रेजों के पास साधन ज्यादा थे, ब्रिटिश सरकार के पास साधन ज्यादा थे, और विद्रोहियों के पास बहुत सीमित साधन। जन समर्थन भी नहीं मिला उनको। जैसे जन समर्थन में शिक्षित वर्ग बहुत उदासीन था, जो पढ़े लिखे लोग थे, व्यापारी थे, ये लोग बिल्कुल उदासीन थे। यहाँ तक कि बहुत कलकत्ता और मुंबई में जाकर के प्रार्थनाएं की जा रही थी ब्रिटिश की जीत के लिए, विद्रोहियों की हार के लिए। इस तरह से समर्थन नहीं मिला। कृषक वर्ग की उपेक्षा थी। कृषक वर्ग जो है इसलिए उपेक्षा थी, देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, सैनिक यहाँ पे सैनिक जो है शामिल थे, सैनिकों ने विद्रोह किया था शुरुआत से। फिर जमींदार इसमें शामिल हुए। जमींदार क्यों शामिल हुए? उनकी सबकी जमींदारी और रियासतें छीन ली गई थी, तो मेन सैनिक और जमींदार हो गए। तो आम किसान सोचता था, खुद ही जमींदार से त्रस्त था, लेकिन जमींदार अंग्रेजों से त्रस्त थे। अंग्रेजों ने इनका टैक्स इतना बढ़ा दिया था कि कहते हैं कि जो है टैक्स इतना बढ़ गया कि टैक्स का बोझ से ये जमींदार भी त्रस्त हो जाते थे कि मतलब 30 साल के अंदर भीतर, मुगल काल जाने के 30 साल के अंदर दोगुनी कर दिया गया टैक्स। तो जब दोगुना टैक्स हो गया तो इससे जो है जमींदार भी परेशान होते थे। जब जमींदार जो पर्याप्त टैक्स नहीं लगा पाते थे, देखिए कड़ी क्या थी, किसान की उदासीन था। जमींदारों से खूब टैक्स जो है बाधित किया गया, चाहे फसल कैसे भी हो। अब जमींदार को टैक्स देना है ब्रिटिश सरकार को, अगर वो पर्याप्त टैक्स नहीं देते थे तो उनकी जमींदारी मतलब जमीनें छीन के किसी दूसरे को दे दिया जाता था। अब उसको बचाने के लिए वो लोग किसानों पर अत्याचार करते थे, किसी तरह से वसूल करो। तो जैसे एक बार किसी ने लिखा था कि यहाँ पे ब्रिटिश अधिकारियों को कि यहाँ पे कुछ भी नहीं पैदा हुआ। किसी जमींदार ने कहा कि कुछ भी नहीं पैदा होता यहाँ पे, मैं कैसे लगान दूं आपको लाकर के, यहाँ केवल घास ही घास है। तो कहते घास भी बहुत उपयोगी चीज होती, घासें बेच के ले आओ, लेकिन तुम्हें चुकाना है। तो इस तरह से ब्रिटिश जो है सरकार जमींदारों पर लोड देती थी और जमींदार किसान से वसूलते थे। तो इसलिए कई किसान भी सोचता जमींदारों का साथ नहीं देगा, क्योंकि वो तो पहले से उनसे जो दुखी हुआ था, इसलिए कृषक वर्ग उसमें शामिल नहीं हुआ। कहीं कहीं कुछ लोग शामिल हुए, बहुत कम समझ में। और अंग्रेजों के पास अच्छे अच्छे जनरल थे, सैनिक थे, ट्रेंड सैनिक थे। हमारे यहाँ क्या था, हमारे यहाँ परंपरागत लोग थे, वंश परंपरा से लोग जो है जैसे शासक थे, चाहे जमींदार हो चाहे कोई वो किसी रियासत का नेतृत्व करता हो, वो लोग वंश परंपरा से आए पाए थे। अंग्रेजों के पास जो है ऐसे ऐसे जनरल थे जो क्रीमिया और चीन के युद्ध में लड़ चुके थे। ऐसे ऐसे ट्रेंड जनरल नील, आउटरम, लॉरेंस, हैवलॉक, फिरोज, निकलसन, कैम्पबेल, ये नाम आते हैं। एक नाम आता है, हम जब प्रश्न कराएंगे कुछ बता देंगे कौन कहाँ से नेतृत्व किया था। जैसे अभी हमने बताया था हीरोज जो है झांसी से थे। तो इस तरह से ये कारण थे, असफलता के कुछ कारण थे। तो अब प्रश्न आता है कि क्या असफल हो गया विद्रोह तो इसका कोई महत्व नहीं था, या कुछ महत्व था? कोई महत्व इसका था कि नहीं था? यानी कि अगर इसको देखा जाए तो इस युद्ध का कोई महत्व है कि महत्व आप में सोचिए तो बहुत है, क्योंकि जो है असफल तो हो गया, लेकिन इससे जो है ब्रिटिश जो है संभल गए कि ये जिस तरह की जनभावना या जिस तरह के विद्रोह की भावना आई, इससे अंग्रेजों को अंग्रेज अजय है। ये बात भी जब हम बताए थे कि संवैधानिक सुधार भी हुए, इस क्या कहते हैं विद्रोह का बहुत परिणाम आता है, जो बहुत पॉजिटिव परिणाम आता है। जब हम शुरुआत कर रहे थे संविधान की, तो उसमें बात आई, अगर हमें बताएंगे, बताइए कोई बताइए, सबके ऑडियो ऑफ है लेकिन ऑन करके बताइए, मैं सुनना चाहता हूं। मैंने आपको कई बार जो संविधान की शुरुआत जब हो रही थी
या संविधान पढ़ाते पढ़ाते मैंने कई बार चर्चा किया था कि संवैधानिक विकासों में क्या घटना महत्वपूर्ण घटी थी 1857 की क्रांति के बाद। कोई बताइए। बता दीजिए, कोई बता दीजिए। कंपनी के हाथों से लेके हाँ, ये महत्वपूर्ण परिणाम हुआ। प्रशासन के अधिकार छीन लिए गए थे और कंपनी के प्रशासन के अधिकार छीन लेने के बाद सीधे महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था। इसी में ये कहा है कि अब जो है कंपनी का शासन समाप्त हो गया। मैंने बताया था, स्थान भी बताया था कहाँ पढ़ा गया था। महारानी विक्टोरिया पर बताइए। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया था। लॉर्ड कौन थे? जब जो जरा ये भी बता दीजिए आप लोग कि जब तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे उनको वायसराय कहा जाता है। वायसराय कौन थे? जो गवर्नर जनरल था घोषणा पत्र के बाद 1858 के घोषणा पत्र के बाद उसको वायसराय कहा जाने लगा। जैसे आपका प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या प्रथम वायसराय कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग, हाँ सही है। ये बात आपको जाननी है। तो इसमें 1858 का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़ा गया। मिंटो पार्क वहीं इलाहाबाद में है, नैनी वाले रोड पे, जो इलाहाबाद के हैं वो जानते होंगे। मदन मोहन पार्क के नाम से भी बोला जाता है उसको। मिंटो पार्क फिर भी लोग कहते हैं, वहाँ परेड ग्राउंड के बगल में है। तो ये होता है इसका प्रभाव, मेन प्रभाव ये होता है कि इस तरह से 1858 का जो घोषणा पत्र है हमने उसको पहले से पूरा पढ़ाया हुआ है। इस तरह से आपका ये 1857 की क्रांति का संक्षिप्त वर्णन हुआ। इसमें उस तरह से तो बहुत जगह जगह के इतिहास है, बहुत डीप है, लेकिन अगर हमको 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ना है तो बस इतना हम अगर जान लेते तो काम चल जाता। और इसके साथ साथ 1857 की क्रांति की बात हो जाती है तो कुछ ऐसे भी विद्रोह हैं जो 1857 के पहले बाद होते हैं। 1857 की क्रांति के बाद भी कुछ विद्रोह होते हैं, आदिवासी और किसान विद्रोह। जैसे रंपा विद्रोह होता है। तो ये रंपा विद्रोह 1879 में आंध्र प्रदेश में होता है। इसका नेतृत्व राजू रंपा ने किया था। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा और सिर्फ जो है ये मतलब ऐसे ही पूछ देगा कि हाँ रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था। तो रंपा विद्रोह जो है आप जान जाएंगे, रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था। और इसके बारे में बहुत ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ऐसे सिर्फ हम जान जाए कि हाँ कहाँ हुआ था। दूसरी चीज की एक आंदोलन और हुआ था जो सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन है। इसके अलावा तो मैं बताऊंगा कि जो नाम थोड़ा बहुत दे दूंगा। सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह जो होता है 1857 की क्रांति के बाद होता है मुंडा विद्रोह। जो मुंडा विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? ये 1895 से 1901 के बीच में चला था। मुंडा विद्रोह जनजाति विद्रोह था और बहुत महत्वपूर्ण विद्रोह है ये। इसके बारे में बिल्कुल आप लोग जानिएगा। 1895 से 1901 और ये बिहार में हुआ था, छोटा नागपुर जिला बिहार में। के नेता थे बिरसा मुंडा।
तो बिरसा मुंडा, इसके बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। जैसे बिरसा मुंडा विद्रोह, तो इसको उल्लगुलन भी कहा जाता। उल्लगुलन, उनकी भाषा में उल्लगुलन। तो ये सामूहिक खेती करते थे, जिसको खूंट कट्टी कहते थे। सामूहिक खेती वो अपने पूरे एरिया में होती थी, सारी जनजाति समूह लोग, खूंट कट्टी। लेकिन अब जब ब्रिटिश कब्जे में आ गया तो जमींदार, ठेकेदार, महाजनों ने इस पर अपना कब्जा कर लिया। तो ये जो थे बिरसा मुंडा ने इसका नेतृत्व किया और आदिवासियों को इकट्ठा करके बहुत ही भीषण संग्राम किया था। तो वहां पे बिहार के जो और झारखंड के मेन करके झारखंड के लोग जो अभी भी उनको वहां पे पूजा करते हैं, तो उन्होंने, बिरसा ने कहा कि मैं थोड़ा सा, जैसे गांव में बाबा लोग होते हैं ना, झाड़ फूक करते हैं, दवा ववा देते हैं, तबीज बनाते हैं, इस तरह का उनका व्यक्तित्व था। तो इससे लोग उनको बहुत मानते थे। तो एक दिन उन्होंने कहा कि हम। हेलो सर। जी सर। हाँ बताएं। सर आज बोलिए। क्लास नहीं ले पाएंगे, मेरा बंद कर दीजिए। आप निकल जाइए वहां से ना, आप लीव करिए। सर हट ही नहीं रहा है। ऊपर ऊपर लीव का ऑप्शन आएगा, लीव करिए, वहां से हट जाएगा। वहां से लीव करिए ऊपर। सर तबीयत नहीं सही है ना। नहीं, चलिए ठीक है, तबीयत नहीं सही तो आप पहले अपना दवा लीजिए और आराम करिए। ठीक है, वहां से लीव कर लीजिए, लीव ऊपर लिखा हुआ है। सब दबाएंगे एक बार, लीव ऊपर लीव लिखेगा तो पुनः दबाएंगे, पुनः कटेगा वो। चलिए मैं रिमूव कर देता हूँ। आप कौन बोल रही हैं? जूही बोल रही है। जूही मौर्य ना? जी जी सर। हाँ चलिए ठीक है, हम रिमूव करते हैं आपको। रिमूव एंड रिपोर्ट। चलिए हट गई है। हाँ ठीक, कोई बात नहीं। हाँ तो हम बात कर रहे थे कि बिरसा मुंडा की बात। तो बिरसा मुंडा जैसे इन्होंने कहा कि हमें भगवान, जैसे कहते ना कि आपने जो है भगवान आए थे हमारे सपने में, हमको इतनी ताकत दी है, अब हम इनको, जो दिकू बोलते थे, जिनको ऐसे प्रश्न आप लोग दिमाग में घोषित करिए, जो गैर आदिवासी थे उनको दिकू कहते थे, कि दिकुओं को मार के भगा देना है हमको, और हमको बड़ी ताकत मिली भगवान का, तो अपने आप को भगवान का दूत घोषित कर दिया। इससे अपने समर्थकों में इनको सिंह बोंग की पूजा करने की सलाह दी। गांव गांव घूमकर हथियार इकट्ठे किए और हथियारबंद लोगों को तैयार किया। और क्रिसमस की, देखिए मेन बात है कि धार्मिक रूप से प्रताड़ित भी थे ये लोग। आज भी आपको याद रखिए, कभी आप पूर्वोत्तर में जाने का आपको अवसर मिलेगा तो पूर्वोत्तर में आप देखिएगा कि ये जितने लोग हैं ये जनजाति आदिवासी थे, लेकिन वो ज्यादातर लोग क्रिश्चियन हैं। क्योंकि जब इनको वो लोग आए तो इनको लालच दे करके या फिर इनका ब्रेन वॉश करके किसी भी तरह से इनको शिक्षित करने के, देखिए एक तरीका निकाला उन्होंने, स्कूल खोला तो बच्चों को पढ़ाया। तो जैसे जिन अंगूठा छाप थे उनको शिक्षा मिलने लगी तो प्रभावित हो गए, समाज सेवा करने लगे। उस हिसाब से उनका मेन मोटो जो था कि धर्मांतरण करने का, उस पर वो शामिल कर लिया उनको। तो इसलिए वो ईसाइयों से बड़ी दिक्कत थी उनको, तो उन्होंने क्रिसमस को अवसर बनाया। क्रिसमस की संध्या पर इन लोगों ने हमला बोल दिया, ठीक है। और केवल ईसाइयों नहीं, इनको महाजन, सिपाही, ईसाई, इन सबसे, जो तीनों से सब घृणा थी। जमींदार, जो इन लोगों को मिल करके, सामूहिक रूप से इन लोगों का एक समूह मिल करके उनका शोषण कर रहा था आदिवासियों का, तो इन सब से उनको विरोध था। तो इससे उन्होंने उस क्रिसमस की संध्या पर बिरसा मुंडा शासन स्थापित करने का ऐलान किया उन्होंने, और ठेकेदारों को, हाकिमों को, महाजनों को, ईसाइयों को, सबका कत्ल करने का आदेश हुआ। और दिकुओं से हम जब दिकुओं के खून से हम पूरी धरती लाल कर देंगे, इस तरह का उनका नारा था। और एक विशेष बात थी कि तीर धनुष चलाते थे और इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका थी। महिलाएं भी लड़ी थी, और इतना नहीं लड़ी थी और बहुत, मतलब जैसे मारे गए थे ये लोग, क्योंकि अंग्रेजों के सामने इनकी औकात नहीं थी, लेकिन साहस इतना था इन लोगों के अंदर, तो बहुत भयानक लड़ाई हुई। और इस तरह से इस, मतलब इस आंदोलन का बड़ा इम्पैक्ट होता है वहां पर, तो दिकुओं को भगाने में।
दीपकों को भगाने के लिए, और बाद में इनको जेल में डाल दिया जाता है बिरसा मुंडा को पकड़ के, जहां इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से एक मुंडा विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण विद्रोह है आदिवासियों का। मुंडा विद्रोह तो ये एक होता है, मतलब जैसे 1857 की क्रांति के बाद जो विद्रोह फैलता है, ये बहुत सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह है। इसका नाम हम बता रहे हैं कि जिसे नाम हमने 2-3 बताया कि मुंडा विद्रोह, उल्लूगुलनी विद्रोह, सरदारी लड़ाई, ये सब होता है। तो इसके अलावा पावना विद्रोह जो होता है, और रैजी आंदोलन, बहुत सारे आंदोलन। कूका विद्रोह एक और जान लीजिए कि कूका विद्रोह कहाँ हुआ था और कूकी विद्रोह कहाँ हुआ था। ये 1857 के पहले का है, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कभी कभी प्रश्न आता है कूका विद्रोह और कूकी आंदोलन। तो कूकी आंदोलन मणिपुर में हो, त्रिपुरा में होता 1826 में, और कूका आंदोलन जो होता है ये पंजाब में होता है। सिख धर्म में सुधार करने के लिए कूका आंदोलन होता है, इसको राम सिंह कूका चलाए थे। तो इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी प्रश्न जब आते हैं तो ऐसे ही सीधे सीधे आते हैं कि कूका आंदोलन कहाँ हुआ था या कूकी आंदोलन कहाँ हुआ था। इसके अलावा कुछ विद्रोह जो महत्वपूर्ण है उन पे चर्चा करनी चाहिए। जैसे नील आंदोलन 1859-60 में बंगाल में चला था, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में। नील आंदोलन, नील की खेती करने वाले किसानों का विद्रोह था ये। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इससे अधिक खास करके 1857 में इसके अलावा नहीं पूछेगा प्रश्न आपको। और अहोम विद्रोह मैंने बताया था, किसी को याद हो तो बताइए। अहोम विद्रोह 1828 से 33 में होता था। अगर आप लोगों ने किसी ने लिखा होगा तो बताइएगा। सन्यासी विद्रोह के बाद मैंने अहोम विद्रोह की चर्चा किया था। अहोम विद्रोह का स्थान क्या था? असम। नहीं, हाँ, असम में। असम में हुआ था, और उनके नेतृत्व में गोमधर कुंवर के नेतृत्व। हाँ, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। अब देखिए, अहोम असम का पूरा इस समय असली नाम क्या है, जो नाम सुधार हो गया, असोम। देखिए, कुछ नाम बदले गए हैं स्थान के, जैसे बहुत पहले मद्रास को चेन्नई किया गया, कलकत्ता कोलकाता हुआ, असम असोम हो गया, उड़ीसा ओडिशा हो गया, और बंगलुरु हो गया, पांडिचेरी पुद्दुचेरी हो गया। ये नाम बदल गए हैं। इसी तरह से असोम हो गया है असम से। जो आपको रंपा विद्रोह मैंने आंध्र प्रदेश में बताया था, जो है राजू रंपा के नेतृत्व में चला था। खासी विद्रोह कहाँ हो सकता है, जरा बताइए आप लोग बिना बताए। खासी विद्रोह आवाज नहीं आई जिसकी भी। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में, हाँ, नॉर्थ ईस्ट में ठीक है। गोरा खासी जयंती है जो वहाँ की जनजातियां हैं सर। हाँ, जी, गारो खासी जयंतिया, ये मेघालय में पड़ती हैं। तो ये चीज आपको भूगोल से भी आप कनेक्ट करिए कि खासी विद्रोह जो हुआ था 1828 से 33 में हुआ था मेघालय में। तीरथ सिंह इसके नेता थे। बस हमको इतना पढ़ना, बाकी चीजें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे ज्यादा प्रश्न नहीं आएंगे। बस नेतृत्व कहाँ से हुआ था और किसने किया था और कहाँ पे हुआ था। तो खासी विद्रोह हम इसलिए बता रहे हैं जो आपको एकदम याद है कि खासी विद्रोह, जैसे रंपा है तो रंपा की पहाड़ियां, तो रंपा विद्रोह, रंपा की पहाड़ियां कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। तो आपको 2 प्रश्न मिल रहे हैं कि एक तो रंपा की पहाड़ियां पूछ देगा भूगोल से, तो आपको जानना पड़ेगा कि आंध्र प्रदेश में है। दूसरे रंपा विद्रोह कहाँ हुआ, तो आंध्र प्रदेश में राजू रंपा के नेतृत्व में हो गया था। तो इस तरह के विद्रोह जो होते हैं। पोलीगर विद्रोह भी आपको इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना चाहिए। पोलीगर, ये पोलीगर होते कौन थे? पोलीगर की एक खासियत होती थी, ये जो है विजयनगर साम्राज्य जो था पोलीगर का, उनकी बात हम करते हैं। ये विद्रोह हुआ था 1799 से 1801 में, पोलीगरों का विद्रोह हुआ था।
ये पोलीगर कहते कि इनको है, ये भी जानना जरूरी है। पोलीगर एक हथियारबंद दस्ते रखते थे जो वहां के क्या कहते हैं, हथियारबंद दस्ते रखते थे जो वहां के वो क्या कहते हैं जमींदार थे, उनको पोलीगर कहा जाता था। तो ये वहां पे जो है विजयनगर साम्राज्य के जो जब समाप्त होता है तो ये पोलीगर लोग उसके आसपास के जंगलों पे अपना कब्जा कर लिए थे। वीर पी कट्टावप्पन उनके नेता थे, तो दक्षिण में था पोलीगर सॉरी। तो इस तरह से ये विजय हो गया। और कुछ विद्रोह बहुत सारे हैं जो बहुत कम महत्वपूर्ण हैं, जिनके बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। लेकिन अब हम सोचते हैं कुछ प्रश्न आप लोगों से पूछें 1857 से रिलेटेड। जैसे अगर प्रश्न आ जाए कि 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था, तो आप लोगों का उत्तर क्या होगा, बताइए। मैं ऑप्शन भी बोल दूं, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, लखनऊ। मेरठ सर। मेरठ होगा। देखिए कहीं से दिल्ली आवाज आ रही थी, ऐसे ही आप लोग बोला करिए, गलत ही बोलिए। गलत बोलेंगे आज यहाँ पे तो कल नहीं, सही हो जाएगा। तो दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन विद्रोह जो 10 मई को प्रारंभ हुआ था वो वहां की छावनी से शुरू हुआ था, मेरठ के। तो अब प्रश्न आता है कि 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? वीडी सावरकर। वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, उनको लोग वीर सावरकर भी कहते हैं। वीर सावरकर, पिछले साल खूब राजनीति हो रही थी इस पे। चलिए, कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहब ने। नाना साहब ने, जी हाँ। बिहार में से नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह, चलिए ठीक है। और अच्छा, एक चीज मैंने बताया ही नहीं था थोड़ा सा, कि पहले ही बता दूं कि जब 1857 की क्रांति हो जाती है तो कुछ सैनिक सुधार भी होते हैं। जैसे सैनिक सुधार की बात आती है को अंग्रेजों ने जो है इधर से अवध से जो है भर्ती करना छोड़ दिया था। सेना की भर्ती इधर से भर्ती करना छोड़ दिया था कि अवध के ज्यादा जो है लोगों ने शामिल हुए थे। तो यहाँ के जैसे जब सैनिक विद्रोह था तो सैनिक विद्रोह का मतलब है कि सैनिक ज्यादा शामिल थे उसमें। तो सैनिक अवध के खूब सैनिक होते थे, अवध का कोई घर नहीं था जहां से सैनिक जो है नहीं थे सेना में शामिल हुए। तो इन लोगों ने कहा कि अब जो है अवध से प्रांत से सैनिकों की भर्ती बंद कर दिया जाए, ताकि इन लोगों ने विद्रोह कर दिया था। तो अवध से सैनिकों की भर्ती बंद कर दी गई थी, बहुत कम कर दी गई थी। तो ये भी एक परिणाम हुआ था उनका। चलिए कुछ प्रश्न और करिए ताकि हमें लगे कि ठीक है। हाँ, बता रहे हैं कि 1857 की विद्रोह की असफलता का कारण मैं बता रहा हूँ 3-4 ऑप्शन आपसे। ये विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन में नेतृत्व का अभाव, सैनिक दमन। संगठन में नेतृत्व मेन बात नेतृत्व का अभाव है। तो सब कारण, लेकिन मुख्य कारण ये है कि संगठन और नेतृत्व का अभाव। अगर कोई नेता ही नहीं हो तो युद्ध कैसे लड़ा जाए? भारतीयों में समन्वय का अभाव। हाँ, वो समन्वय और संगठन में, एक संगठन होता तो समन्वय अपने आप आ जाता। चलिए, आप बताएं, मेरठ की क्रांति का श्री गणेश किस तारीख को हुआ था? 10 मई। सर 9 मई। 1857। नहीं सर, 10 मई 1857। क्रांति जो शुरू होती है 10 मई 1857 को मेरठ। हाँ, 10 मई 1857 की क्रांति का प्रारंभ हो गया था।
अच्छा, जैसे किसने कहा था कि ये तथा कथित राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था? अली पता नहीं, बताइए। मैंने बताया था जब शुरू हुआ था तब। आरसी मजूमदार, हाँ आरसी मजूमदार ने कहा था कि, क्योंकि बताया था मैंने ना कि पहले इनको भारत का जो स्वतंत्रता के बाद इनको भारतीय इतिहास लिखने, स्वतंत्रता का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पे इतिहास लिखने सरकारी इतिहासकार बनाए गए थे। तो जब अनबन हो गई और इनको निकल गया, टीम से निकाल दिया गया, तो जो है इन्होंने कहा कि अलग से अपना लिखा किताब, और उसमें इन्होंने कहा कि न तो स्वतंत्रता संग्राम था, न प्रथम था, न स्वतंत्रता था संग्राम था। इन्होंने अपनी भड़ास निकाली उस पे। अगर यही उस कमेटी में रहे होते तो बहुत अच्छे अच्छे शब्दों से इस स्वतंत्रता संग्राम को लिखे होते, लच्छेदार भाषा में, कि इसका क्या महत्व है। तो अच्छा, भारत सरकार के कौन इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 पे लिखा था, 1857 नाम की किताब लिखी थी? एसएन सेन थे। हाँ, देखिए मैं दो बातें इस पे फिर क्लियर करूंगा कि जो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नाम से लिखा था 1857, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, ये वीडी सावरकर ने लिखा। एसएन सेन ने लिखा 1857, इतने उनकी किताब का नाम है, जो सरकारी इतिहासकार थे एसएन सेन। और जब आरसी मजूमदार लिखते हैं तो इनका पूरा नाम, इनकी किताब का नाम जो है द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिविलियन ऑफ 1857, मतलब 1857 का सैनिक विद्रोह। ठीक है, ये सैनिक विद्रोह मानते थे इसको। तो इससे द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये किताब का नाम है आरसी मजूमदार के, जिसमें उन्होंने कहा था। और एक शशि भूषण चौधरी हैं, इन्होंने लिखा था सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटिनीज, इस तरह से लिखा था उन्होंने, शशि भूषण चौधरी। इनकी कम महत्वपूर्ण, ये तीनों लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, आप लोग याद कर सकते थे जी। आरसी मजूमदार वाले, एक बार फिर से उनकी बुक का नाम। आरसी मजूमदार ने लिखा था द सिपाही म्यूटिनी, इंग्लिश में बोल दो स्पेलिंग सही, द सिपाही का SEPOY, सिपाही म्यूटिनी, MUTINY म्यूटिनी, एंड द रिबेलियन, REBELLION, रिबेलियन ऑफ 1857। आप लिख लीजिएगा इसको, अंकों में लिख लीजिएगा 1857, द सिपाही म्यूटिनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, ये किताब का नाम है। और प्रश्न आपको हम दे रहे हैं, चर्बी के कारतूसों के विरुद्ध पहली गंभीर घटना कहाँ हुई थी? चर्बी के कारतूसों से संबंधित सबसे पहली घटना मेरठ, मैं ऑप्शन दे रहा हूँ, मेरठ, बैरकपुर, दिल्ली, कानपुर। बैरकपुर में क्या घटना हुई थी? सर, चर्बी भरी जाती थी तो मुंह से काटना पड़ता था उसको ना, तो हिंदू ने विद्रोह किया था। नहीं तो किसी का नाम भी तो लीजिए आप लोग, जो मैं सुनना चाह रहा हूँ। मंगल पांडे। मंगल पांडे की बात करिए। इस तरह के हिचक तो हर छावनी में थी, जो महत्वपूर्ण घटना की बात कर रहा ना, तो मंगल पांडे जो थे वहां पे बैरकपुर छावनी। कभी कभी लोग मंगल पांडे को गलती से मेरठ से ही मानते लगते हैं कि जो 1857 का विद्रोह मंगल पांडे के विद्रोह से ही शुरू हो गया था, तो ऐसा नहीं था। ये घटना 29 मार्च की है, जिस दिन उन्होंने मना किया था मंगल पांडे ने। 29 मार्च 1857 की है। और यहाँ पे अब यहाँ पे विद्रोह की शुरुआत आपको 9-10 मई की बात, 10 मई की बात होती है, जब विद्रोह वहां से चलते हैं लेकर के सब दिल्ली के लिए आते हैं। वो बैरकपुर और मेरठ में अंतर है, इतना याद रखिएगा। चलिए और प्रश्न आपको देते हैं। सर। हाँ बताएं। सर, आप कौन से बुक से पढ़ा रहे हैं?
सर मेरे पास कोई वैसा बुक नहीं है। बता अब दीजिए। आपको कितनी, देखिए हमारे पास कितनी बुक बताएं आपको। नहीं अब एक तो हमारे बता पास दीजिए कौन से राइटर। जैसे अगर आपको ये राइटर पढ़ना है तो छोटे में आप जो एस के पांडे की ले लीजिएगा, सारे इतिहास उसमें है एक तरफ से। यस। हाँ, और अब आपको मैं बताऊं तो मेरे पास किताब है, एक विपिन चंद्रा की है, बहुत पहले उन्होंने स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष लिखा है, बहुत हिट है कंपटीशन में। बीएल ग्रोवर की किताब है, और एक है वो शुक्ला जी की किताब है, एल के शुक्ला है। तो अब किताब की बात हमारे कितनी किताब के चक्कर में हमने पढ़ी और इस तरह नहीं से। सर कोई एक बता दीजिए। आप जो है वो आप लोगों के लिए बहुत पर्याप्त है अगर आप एस के पांडे पढ़ लेते हैं। ठीक है। हाँ, एस के पांडे पढ़ लीजिए, जो लिखा है बहुत मतलब लिखा तो भी वो ठीक ठाक लिखे, क्वेश्चन अच्छे हैं, आप उसको किताब से मिल जाएगा आपको। फिलहाल अभी आप लोग किताब पढ़ने के चक्कर में ना पड़िए। ठीक है। अभी किताब पढ़ने के चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए। इस टाइम पे आपको परीक्षा पास करनी है। हाँ, किताब फिर भी रहनी चाहिए किताब, ऐसी बात नहीं है। किताब रखिए, जैसे ले लेने का ये अर्थ है, जैसे हमने बता दिया कि 1857 चल रहा है, तो आपको अगर टाइम मिलेगा तो 1857 4, 5, 7 पेज में होगा, आप पढ़ सकते हैं, तो आपको थोड़ा डिटेल आपके उसमें आ जाएगा। ऐसी बात नहीं, पढ़ते रहिए, किताब रहना जरूरी है। कोई प्रश्न जब आपको फंसता है तो आप उस चैप्टर को लेके पढ़ डालिए, ये चीज होता है, फायदे की चीज होती है किताबें। किताबों से तो दोस्ती हमेशा फायदा ही करती है। तो सर वो जो संविधान पढ़ा रहे हैं सर, वो संविधान की किताब तो अब देखिए आपके स्तर में संविधान की किताब अगर आप पढ़ पाइए तो वाणी की ले लीजिएगा, वाणी प्रकाशन की आती है। क्योंकि और बहुत शार्ट में कोई किताब मेरे पास है नहीं जिसे मैं समझ पाऊं। मेरे पास तो अब डीप किताबें हैं जिसको आप लोग पढ़ेंगे नहीं। जैसे नहीं तो अब जो है एम लक्ष्मीकांत की किताब बहुत जैसे कि बहुत डिटेल में लिखा हुआ है, और एक आती है सुभाष कश्यप की किताब, वो शार्ट में लिखा है तो वो समझ में नहीं आएगी। तो ज्यादा चांस है अगर आपको मंथन की मिल जाए तो लीजिएगा, और वाणी की ही पढ़िए। वाणी में बहुत कुछ लिखा हुआ, वाणी प्रकाशन की। और इससे छोटे में अर्थात मेरा जैसे संपर्क नहीं है, थोड़ा सा मेरा दूसरा जो है क्षेत्र है, इसलिए मैं उसी किताबें छोटी वाली तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि क्या है कंपटीशन के लिए आप लोगों के। अगर अच्छा हम दुकान पे जाते हैं तो इस तरह देख नहीं पाए, अगर कोई इस तरह के मिलेगी तो बताएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि वाणी आप पढ़ेंगे तो कंप्लीट है पूरी तरह से, वाणी में बहुत कुछ लिखा हुआ, वाणी प्रकाश। हाँ, और लक्ष्मीकांत की तो बहुत डिटेल है, उसकी भाषा पूरी समझ में नहीं आएगी आपको। ठीक है, और इतना जरूर है, मैं किताब के लिए मना नहीं करूंगा, लेकिन यह है कि जो बातें यहाँ होती है उसको नोट जरूर करते रहिएगा। और आप लोग प्रश्न जैसे किसी को, जैसे मेरे सब्जेक्ट से संबंधित अगर किसी को कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो किसी समय आप व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ठीक है, कोई तो जैसे तो व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, तो उस पे चर्चा हो जाएगी, चाहे किसी विषय से संबंधित हो। जैसे आपको इतिहास से, भूगोल से, या फिर किसी विषय से संबंधित अगर कोई प्रश्न किसी का कंफ्यूजन हो तो आप उसको ग्रुप पे डाल दीजिए, और इसके बाद जब हम यहाँ आएंगे तो बिना समय लिए हम उस पर चर्चा कर लेंगे। और ये जो चल रहा चलते रहे, जो बातें बोले उसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, चलें हम कुछ और बात करते हैं। तो जैसे प्रश्न अगर पूछता 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? कारण तो बहुत थे। तात्कालिक कारण तो कारतूस में गाय और सुअर की चर्बियों का प्रयोग। हाँ, कारतूस वाले मतलब चर्बी वाले कारतूस, ये तात्कालिक कारण था। और एक बात है, जानते हैं कि मंगल पांडे ने हत्या किसकी की थी? नाम तो चलिए, बाग, फिनिश, ह्यूरसन, मिचेल। हाँ, बाघ की हत्या किया था उन्होंने, मंगल पांडे ने बाघ की हत्या किया था। और उनके साथ लेफ्टिनेंट बाघ,
और ह्यूरसन जो था उनको गोली मारी थी, वो मरा नहीं था, लेकिन जो लेफ्टिनेंट बाग थे उसकी हत्या कर दी थी मार के गोली। जो ह्यूरसन था वो घायल हुआ था और लेफ्टिनेंट बाग मर गया था। अच्छा, अब हमें जरा बताइए कि कुछ ऐसे विद्रोही थे जिनका अंत क्या हुआ, कि इनके साथ क्या क्या हुआ, इसको जरा बताइएगा। लक्ष्मीबाई के साथ क्या हुआ, इनका अंत क्या, जैसे कोई भाग गया, मारा गया, फांसी चढ़ाई गई, क्या हुआ? लक्ष्मीबाई तो ये युद्ध भूमि से जो है निकल कर अपने आप से किसी के हाथ आई नहीं थी, अंग्रेजों के हाथ आई नहीं थी। नहीं, इनकी एक तो हत्या आप सुसाइड बोल सकते हैं। हाँ, नहीं, सुसाइड नहीं किया था इन्होंने, इनको मारा गया था। आप रानी दुर्गावती की बात तो नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, ये तो मरते लड़ते हुए, ये लड़ते हुए मरी थी। रानी दुर्गावती का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इन्होंने खुद को मारा था, तो इनकी हत्या हुई थी, मतलब मारी गई थी युद्ध में। इसको याद जानिए। तात्या टोपे, इनको फांसी दी। हाँ, उनको गिरफ्तार हुए थे और उनको फांसी दे दी गई थी। बहादुर शाह जफर, भैया जी सूचना है, इनको कैद करके रंगून भेजा गया था ना, भैया जी वही मर जाते हैं कैद में ही। हाँ भैया जी, ये रंगून निर्वासित जी, बताएं भैया। अच्छा, टाइम हो गया। अरुण जी लाइव हो गए हैं उत्तराखंड से। हाँ। अच्छा, उनको